तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, कंवारा हर घड़ी हमें न करना प्यार कम। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो जो बनाई है वो हिंदी पे बनाई है, और हिंदी की वीडियो हमने देखी है। जो बेसिक हिंदी है वो चीज़ हमने कंप्लीट करी है। बेसिक हिंदी में जो मैंने आप लोगों को बताया था, राजभाषा, उपभाषा, बोली, वो चीज़ क्या है, उसमें जो पोर्शन छूट गया था उसको हम यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि आगे भी मैं रीजनिंग की वीडियो, जीके जीएस तो हम चला ही रहे हैं। ये सारी वीडियो आपको ARUK स्टडी पॉइंट चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और चैनल के माध्यम से दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियो, जितनी भी पिछली वीडियोज़ हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और मैं हर बार कहता हूं दोस्तों कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ ज़रूर उन लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। दोस्तों 20 नंबर की जो हिंदी होती है ग्रुप सी के एग्ज़ाम में, समूह गौ के किसी भी क्षेत्र के, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, 20 नंबर की हिंदी हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ग्रुप सी के एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों। तो हमें उस 20 नंबर की जो हिंदी है दोस्तों उसकी तैयारी करनी है। और 20 नंबर की हिंदी पे इतनी पकड़ होनी चाहिए कि 20 नंबर की हिंदी में जो 20 नंबर का आता है दोस्तों, उसमें से कम 17-18 नंबर हमारी आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पोर्शन कल छूट गया था उसको आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, हमने जो कल देखा था, हमने मातृभाषा देखा था, बोली, उपबोली, वो सारी चीज़ें देखी थी हमने, भाषा की परिभाषा जानी थी। लेकिन मैंने कल लोगों को, आप लोगों को शॉर्ट में बताया था, और आज मैं इस चीज़ को यहाँ पर डीपली बताऊंगा, इसकी परिभाषा बताऊंगा। कहने का मतलब ये है। तो चलिए आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले है मातृभाषा, है ना, कि मातृभाषा कैसे कहते किसे हैं। मातृभाषा वह भाषा है जो हम जन्म के साथ सीखते हैं, जहाँ हम पैदा होते हैं। ठीक है दोस्तों। मातृभाषा वह भाषा है जो हम जन्म के साथ सीखते हैं, यानी हमारा जन्म हुआ और कोई भी हमें उस भाषा को नहीं सिखाता, हम ऑटोमेटिकली उस भाषा को सीख जाते हैं, पैदा होते हैं। आसान भाषा में समझे तो जो भाषा हम जन्म के बाद सबसे पहले सीखते हैं, यही मैं कह रहा हूँ, जो भाषा हम जन्म के बाद तुरंत सीख जाते हैं, वहाँ बोली जाने वाली भाषा खुद ही सीख जाते हैं, मातृभाषा कहलाती है। तो ये है दोस्तों मातृभाषा की डेफिनेशन। कहने का मतलब है कि जहाँ हम पैदा होते हैं हमें उस भाषा को कोई नहीं सिखाता है। कोई भी क्षेत्र है और उस क्षेत्र में हम पैदा होते हैं, चाहे तो आप साउथ, उत्तर, नॉर्थ, कहीं भी, है ना, कोई भी एरिया हो, और वहाँ की भाषा हम अपने आप सीख जाते हैं। उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि माता के द्वारा सिखाई गई भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, जो हम अपने आप सीख जाते हैं, कोई हमें उस भाषा को नहीं सिखाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये थी यहाँ पर मातृभाषा की परिभाषा। उसके बाद आता है दोस्तों बोली। अब बोली क्या होती है? बोली देख लीजिए। बोली भाषा एक रूप है, बोली भाषा का एक रूप है। हाँ, ये हमने कल पढ़ा था भाई, बोली भी तो एक भाषा का रूप है जो देश के किसी विशेष भाग में या लोगों के एक विशेष समूह द्वारा बोली जाती है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? जो विशेष, जैसे मैंने कल भी बताया था कि विशेष भाग में लोगों के एक समूह द्वारा बोली जाती है। भाषाएं लिखित और मौखिक प्रकार की होती है और बोली केवल मौखिक होती है। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो भाषा होती है दोस्तों उसको हम लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन जो बोली होती है उसको हम केवल बोलते हैं, हम उसको लिख नहीं सकते हैं। कहने का मतलब लिखने के लिए तो हम लिख देंगे, लेकिन उसका किताबों में कहीं वर्णन नहीं है उस बोली का। ठीक है दोस्तों। तो ये थी बोली की परिभाषा। एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए। बोली भाषा का एक रूप है जो देश के किसी भी भाग में या लोगों के एक विशेष समुदाय द्वारा बोली जाती है। भाषा लिखित और मौखिक प्रकार की होती है और बोली केवल मौखिक होती है। कहने का मतलब ये है। तो ये थी बोली की परिभाषा। ठीक है दोस्तों। जहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आता है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सर कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। अगली वीडियो में क्या होता है कि मैं उस जो टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आता है मैं उसको दोबारा रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए उपबोली क्या होती है, उपबोली किसे कहते हैं। बोली देख लिया हमने, भाषा देख लिया। उपबोली किसे कहते हैं? उपबोली से छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, बोली से, सॉरी क्या बोला यहाँ पे, बोली से छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को उपबोली कहते हैं। जैसे श्रीनगरी, नागपुरी, राठी, ये सब गढ़वाली बोलियाँ उपबोलियाँ हैं। ठीक है ना दोस्तों, श्रीनगरी क्या है? गढ़वाल की बोली है। नागपुरिया भी क्या है? गढ़वाल की बोली है। राठी भी क्या है? गढ़वाल की बोली है। बोली से छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? उपबोली कहते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? अब आप ये लगा लीजिए कि जैसे हम किसी स्टेट में क्या बोलते हैं? जिला अधिकारी, है ना, उसके बाद क्या आता है? उप जिला अधिकारी। तो उप जिला अधिकारी जिला अधिकारी से छोटा नहीं हुआ। इंग्लिश में कहे तो डीएम और हिंदी में कहे तो एसडीएम। तो डीएम से छोटा होता है कौन? एसडीएम। तो वही यहाँ पर आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि बोली बड़ी होती है, उपबोली छोटी होती है। उपबोली का जो क्षेत्र होता है वो एक विशेष होता है ना, और जो बोली होती है इससे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये थी यहाँ पर उपबोली की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला लेवल देखते हैं। अब आती है राजभाषा। राजभाषा कहते किसको है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अतः ऐसी भाषा जो राजकीय कार्य में प्रयोग के लिए निश्चित की जाती है। उस भाषा को दोस्तों हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी भी हमारी क्या है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है ना। अब हम ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे यहाँ पर कि राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। सबसे पहले राजभाषा को एक बार दोबारा देख लीजिए। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है कि राजकाज की भाषा, अतः ऐसी भाषा जो राजकीय कार्यों के प्रयोग के लिए निश्चित की जाती है, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। और राजकीय कार्य जो होते हैं, जिस भाषा में राजकीय कार्य होते हैं, शासन प्रशासन के द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं, जो राजकाज के कार्य होते हैं, उनमें जो भाषा प्रयोग होती है वो होती है हमारी राजभाषा, जिसमें से हिंदी भी एक है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए यहां पर राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र या देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में, ध्यान से समझना, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र के यानी किसी देश के, या देश भी बोल सकते हैं, राष्ट्र बोलो देश बोलो एक ही बात है, ज़्यादातर क्षेत्रों में और ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। समझ रहे हैं ना? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो किसी राष्ट्र या देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में और ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए, हिंदी भी काफ़ी स्टेट में बोली जाती है। अब देखो आप नागालैंड में क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से? जम्मू कश्मीरी भाषा, अलग अलग भाषा है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो कोई पर्टिकुलर राष्ट्रभाषा नहीं है ना। ये इस भाषा के अकॉर्डिंग हम क्या समझ रहे हैं कि राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो राष्ट्र के देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती है और ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शायद आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हिंदी जो हमारी है वो हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है दोस्तों, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इस चीज़ से आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले लेवल पे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो हमारी डेफिनेशन थी वो हमारी कल की जो छूट गई थी वो हमने यहाँ पर करवा दी है। अब यहाँ पर जो भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। आगे जितने भी भाग होंगे, पोर्शन होंगे, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा, मैंने क्या बोला था ना, पहले भी बताया था कि राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित कर दिया गया। जो हिंदी थी हमारी, संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा कब किया गया घोषित?
14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये डेट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट डेट है 14 सितंबर 1949 को। और पहले ये समझना है कि क्या घोषित किया, राजभाषा घोषित हुई है, मानी नहीं है अभी, केवल घोषित हुई है कि भाई आज के बाद क्या होगा, हिंदी जो हमारी राजभाषा होगी संवैधानिक रूप से। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भाई जब हिंदी हमारी राजभाषा घोषित हुई, कब हुई, 14 सितंबर, तो 14 सितंबर को ही ना हिंदी दिवस मनाएंगे। तो ये हमारा जो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए, अब देख लीजिए आगे क्या बोल रहे हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अब ये समझना है, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ कि राजभाषा घोषित कर दी गई, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। अब उसको मान्यता मिल गई भाई कि 26 जनवरी 1950 से क्या होगी, वो हमारी हिंदी जो हमारी राजभाषा को मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि मान्यता कब प्राप्त हुई और घोषित कब हुई, भाषा कौन सी है, हिंदी। ये पूछेगा सीधा कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित कर दिया गया, पहला क्वेश्चन। और हिंदी को राजभाषा को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई, ये पूछा जाएगा। अब देख लीजिए 26 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई भाई, है ना। और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित कर दिया गया। घोषित में और मान्यता प्राप्त में यही अंतर है, और ये चीज़ हमें समझना है, ये दोनों डेट याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम जो आर्टिकल हैं, भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। भारतीय संविधान के भाग 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, समझ रहे हैं ना, 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को बराबर दर्जा दिया गया। अब सीधा हमारे पास ये क्वेश्चन पूछेगा अनुसूचियों से कि जो भाषाओं का विवरण है, जो भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का जो उल्लेख है, संविधान के किस अनुसूची में है, तो ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, और जो भाषा का उल्लेख है वो अनुच्छेद, आर्टिकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 343 से लेकर 351 तक क्या किया गया, भाषा का उल्लेख किया गया। और भाग कौन सा है, भाग 17 में है, ये चीज़ याद रखनी है, भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। और 22 भाषाएं जो है उनको बराबर मान्यता, उनका जो उल्लेख है, विवरण है, वो 8वीं अनुसूची में है। जब मैं संविधान की वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, संविधान से संबंधित हमारे जो आर्टिकल होंगे जितने भी, इसको भी मैं वहाँ पे डीपली समझा दूंगा, भाग क्या है, आर्टिकल क्या है, अनुसूचियाँ क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि पूछ लेता है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भाषा का विवरण है, सिंपल ये पूछ लेगा, है ना। तो हमें या भाग पूछ लेगा या अनुसूची पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें ये याद रखना है कि भाग 17 है, भाषा का विवरण है 17 के अंतर्गत, भाग कौन सा है, 17 है। और आर्टिकल जो है 343 से लेकर 351 तक है। अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले लेवल पे। अब देख लीजिए यहाँ पर भाग 5 अनुच्छेद 120, भाग 5 आर्टिकल 120 क्या लिखा है इसमें। इसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी में, और मातृभाषा का प्रयोग संसद के अध्यक्ष की सलाह पर किया जाता है। अब इसको ध्यान समझना, ये कहना क्या चाह रहा है, जो हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 5 है, अनुच्छेद 120 है, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद में जो भाषा प्रयुक्त होगी वो हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी, दोनों में से एक भाषा होगी, दोनों हैं। लेकिन अगर हमें मातृभाषा, अभी हमने मातृभाषा पढ़ा था, है ना, अगर मातृभाषा का कोई प्रयोग करता है तो जो संसद का अध्यक्ष होगा दोस्तों, उसकी सलाह पर होगी, उसकी सलाह के बिना
वो उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है। यानी क्या बोलते हैं उसका नाम, संसद में कोई भी मुद्दा उठता है, किसी भी चीज़ पर कोई बातचीत होती है, तो हम उसमें हिंदी में अंग्रेजी में तो ऑलरेडी बात कर सकते हैं, ये लिखा हुआ संविधान में। लेकिन यदि हमें अपनी मातृभाषा में बात करना है दोस्तों, तो इसके लिए हमें संसद के अध्यक्ष की सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, यही चीज़ जो भाग 5 है आर्टिकल 120 है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले लेवल पे। भाग 6 अनुच्छेद 210, भाग 5 देख लिया, अनुच्छेद हमने 120 देख लिया। अब है भाग 6 अनुच्छेद 210, विधानसभा में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी या मातृभाषा में। ठीक है दोस्तों, अभी जैसी सेम ऊपर था वैसी सेम नीचे भी है। यानी जैसी भाग 5 में था दोस्तों, भाग 5 में क्या होता है कि संसद से पूछा है, संसद में जो भाषा का प्रयोग होगा हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा। ठीक, अब विधानसभा, जो विधानसभा है दोस्तों, विधानसभा में होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी भाषा होगी, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी या मातृभाषा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनका हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, और ये आर्टिकल हमें याद रखने हैं, भाग सहित हमें इनको याद करना है ताकि हम कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले लेवल पे। अब आता है भाग 17 अनुच्छेद 343। अब हो गया यहाँ से हमारा शुरू, कौन से भाषा के बारे में। इसमें संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो भाषा का उल्लेख है भाग 17 के अंतर्गत है। आर्टिकल कितने से है, 343 से लेकर 351 तक, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ, जो आर्टिकल 343 है उसमें शुरुआत में लिखा हुआ, इसमें संघ की, संघ यानी ये किसकी बात कर रहा है, जो हमारा देश है उसकी बात कर रहा है। संघ देश को बोलो, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी उसकी, देवनागरी होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, भाग 17 आर्टिकल 343। बढ़ते हैं अगले लेवल पे। अब आते हैं आर्टिकल, इसके तहत अनुच्छेद जो है 344, 343 हमने पहले देख लिया था। अब इसमें जो हमारा 344 है, 343 पहले देखा, 344 आर्टिकल ये है यहाँ पर आर्टिकल 344, है ना। इसके तहत राजभाषा का आयोग से संबंधित, राजभाषा आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब राजभाषा का भाई एक आयोग बना है, जैसा हर चीज़ का आयोग होता है। उत्तराखंड में देख लीजिए, यूकेपीएससी भी एक आयोग है, यूके ट्रिपल एससी भी एक आयोग है, एसएससी आयोग है ना। तो हर चीज़ का एक आयोग होता है जो उस चीज़ को चलाता है। अनुच्छेद 344 में जब साफ साफ लिखा है संविधान के अंतर्गत, इसके तहत राजभाषा आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून सन 1955 में किया गया। ये भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो कब किया गया दोस्तों, 7 जून 1955 में, जिसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष हैं बीजी खैर थे, यानी बाला साहेब गंगाधर खैर। इसका पूरा नाम है बाला साहेब गंगाधर खैर, बीजी खैर का पूरा नाम, चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैर थे, यानी बाला साहेब गंगाधर खैर, इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 344 हमने देख लिया है। राजभाषा का जो गठन हुआ है, आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ है 344, संविधान का जो आर्टिकल 344 है उसके अंतर्गत क्या हुआ, राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कब हुआ, 7 जून 1955 में। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे बीजी खैर थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले लेवल पे। आर्टिकल 345 अनुच्छेद 345, राज्य के प्रादेशिक भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया। अब ये राज्य की जो भाषाएं हैं, प्रदेश की भाषाएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। जितने प्रकार की भाषाएं हैं राज्य के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है।
यानी उनका जो विवरण है, लिखित विवरण है, वो आर्टिकल 345 में। जब आर्टिकल 345 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि राज्य के अंतर्गत जो प्रादेशिक भाषाएं होंगी कितने प्रकार की होंगी, कौन कौन सी हैं, उनका विवरण हम वहाँ करेंगे। लेकिन आप लोगों को अभी ये समझना है कि आर्टिकल जो 345 है उसमें राज्य की प्रादेशिक भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348। सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधिनियमों तथा अध्यादेशों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। इसको समझना है। सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बोलते हैं, के अधिनियमों तथा अध्यादेशों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया। इसको समझना है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो अधिनियम है, जो अध्यादेश हैं, जो भी जारी होते हैं, वहाँ से कहने का मतलब है, और उनमें जो भाषा का विवरण है, उनमें जो भाषा का उल्लेख होगा वो आर्टिकल 348 के अंतर्गत किया गया है। ऐसा नहीं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के जो अधिनियम है, जो अध्यादेश हैं, उसमें हम किसी भी भाषा का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। जो उसमें लिखा हुआ है हम उसी भाषा का उल्लेख करेंगे, है ना। और ज़्यादातर हमने देखा मोस्टली हिंदी और इंग्लिश और भी भाषाएं हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो यूज होती है वो हिंदी का होता है, इंग्लिश का होता है, इंग्लिश का ज़्यादातर होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले लेवल पे। आर्टिकल 351 अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास कैसे होगा, आगे क्या क्या चेंजेस होंगी, है ना, तो उसका उल्लेख उसमें किया गया। किसमें, 351 में। आर्टिकल जो 351 है इसमें उल्लेख किया गया है। दोस्तों क्या होता है कि कभी भी हो पूरी वीडियो देखनी चाहिए। पूरी वीडियो देखने से क्या फ़ायदा होता है, एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी थिएटर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो आपने उस फिल्म का आधा भाग देख लिया, है ना, तभी भी आपको समझ नहीं आता है कि यार ये फिल्म में चल क्या रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम जब पूरी फिल्म देखते हैं तो हमें जो पूरा बायोडाटा रहता है फिल्म का वो एकदम माइंड में सेट हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए कि आखिर इसमें लिखा क्या है। हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग भी दिल से मेहनत कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई फॉल्ट लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए उन लोगों तक जो बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, कोई आर्टिकल इसमें समझ नहीं आया। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे इस चीज़ का। आप लोगों का जो भी डाउट होगा दोस्तों हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।